कहानी की शुरुआत अलार्म बजने के साथ स्टार्ट होती है, जहां पर युवा जोड़ा गलियारे में मस्ती कर रहा था। तभी जॉन कक्षा में वापस भागा तथा उसने शिक्षक और सहपाठियों को जल्दी करने को कहा। टीचर क्रोधित हो गया और उससे पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, लेकिन जॉन ने कहा कि यह एक लीक अलार्म था। यदि आपको विश्वास न हो तो हर 5 सेकंड में इसके बारे में सोचें। लीक अलार्म हर 12 सेकंड में क्यों बजता है? सचमुच 12 सेकंड बाद अलार्म फिर बजा और जॉन तुरंत बाहर निकल गया। इस समय स्कूल में अफरा तफरी मची हुई थी। वे अपने सहपाठी की कार में जाना चाहते थे, लेकिन वहां केवल एक ही सीट खाली थी। इसीलिए जॉन ने अन्ना को गाड़ी में एडजस्ट होने के लिए मनाया और गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में किसी भी प्रकार के संकट का आभास नहीं हुआ। आने वाली छुट्टियों को लेकर सभी लोग खुश थे, लेकिन अन्ना ही एकमात्र ऐसी थी जो चिंतित थी। इस समय कार में लगे रेडियो ने प्रसारण शुरू कर दिया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जहां रिसाव दुर्घटना हुई थी, शहर से पश्चिम में केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। सभी लोग इतने व्यस्त थे कि कार से बात करने का समय ही नहीं मिला। दुर्भाग्यवश हवा की दिशा शहर के पश्चिम की ओर थी। वर्तमान वायु गति के कारण परमाणु प्रदूषण कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। यहाँ रहना का मतलब मौत होगा। सहपाठियों को भागने का समय मिल गया और अन्ना भी तुरंत घर पहुंची, लेकिन घर पर केवल उसका छोटा भाई था। उसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। वह उसकी माँ और जॉन के सामान समेटकर भाग जाने का इंतजार करते हुए उसे सांत्वना दे रहा था। अन्ना की बेचैनी बढ़ती गई और अंततः उसकी माँ ने फोन किया। हालांकि शहर में यातायात बाधित हो गया था और वह सड़क पर फंस गई और वापस नहीं आ सकी। अन्ना अपने भाई को तुरंत वहां से ले गई। उसका प्रेमी जॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए अन्ना को कुछ खाना लेकर अपने भाई के साथ साइकिल पर निकल जाना पड़ा। हालांकि जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सड़क कारों से भरी हुई थी। पश्चिमी आकाश में एक काला धब्बा था। हर कोई जानता था कि वहां चल रही कारों से किस प्रकार का प्रदूषण हो रहा था। अन्ना जल्दी से अपने भाई को लेकर भागने लगी, लेकिन छोटा भाई खतरे को समझ नहीं पाया और आगे बढ़ना नहीं चाहता था। अन्ना उससे केवल झूठ बोल सकती थी और कह सकती थी कि उसके सामने कोक रखी है। इससे उत्साहित भाई को प्रेरणा मिली। इतनी जल्दी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। छोटा लड़का सड़क पर देखे बिना गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर बिना रुके या पीछे देखे गाड़ी चलाकर भाग गया। अन्ना अपने भाई के शव को पकड़े हुए लगभग गिर पड़ी। वहां से गुजर रहे एक दयालु आदमी ने कार से उतरकर उसके भाई की जांच की और पाया कि वह वास्तव में मर चुका था। पीछे भाग रहे लोग उस व्यक्ति से लगातार आग्रह कर रहे थे कि वह अपने भाई के शव को जबरदस्ती पकड़कर मकई के खेत में डाल दे। फिर उसने बेहोश अन्ना को कार में धकेला और रेलवे स्टेशन ले गया। रेलवे स्टेशन पर पहले से ही लोगों की भीड़ थी। आकाश परमाणु हथियारों से भर गया था और प्रदूषित काला कोहरा करीब आता जा रहा था। सबके मन में एक ही विचार था, भाग निकलना। नियम और मानव स्वभाव अब लोगों के विचार के दायरे में नहीं रहे। उन्होंने सुरक्षा गार्डों की बाधा को तोड़ दिया और सभी रेलवे स्टेशन में घुस गए। ट्रेन पर चढ़ती घनी भीड़ में अन्ना ने जैक को देखा, जो तुरंत जोर से चिल्लाई, मानो उसने कुछ सुना हो। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, भीड़ ने उसे गाड़ी में धकेल दिया। अन्ना को लगा कि जैक अब उसे नहीं चाहता। उसकी सारी शक्ति एक ही पल में खत्म हो गई और उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी नहीं बची। हालांकि जब वह नहीं हिली तो बाकी सभी लोग भाग रहे थे। कई बार धक्का दिए जाने के बाद अन्ना भीड़ में गिर गई, लेकिन वह बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती थी और कई बार पैर रखे जाने के बाद भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके भाई की मौत हो गई और उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। वह धड़कते दिल के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर चली गई। काली लकड़ी और तेज परमाणु प्रदूषण के साथ मिश्रित बारिश उसकी ओर आ रही थी और अन्ना पर बूंदें गिरा रही थी और वह बस जमीन पर लेट गई। उसे बस यही लगता था कि मृत्यु ही उसकी नियति है और जैसे जैसे उसका शरीर प्रदूषित होता गया, उसने धीरे धीरे अपना उद्देश्य खोना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह पहले से ही अस्पताल में थी और उसके चारों ओर परमाणु विकिरण से दूषित लोग थे। इस दुर्घटना के कारण 40,000 लोगों की मृत्यु हुई। यद्यपि अन्ना ने अस्थायी रूप से उसकी जान बचा ली, लेकिन उसके बाल गुच्छों में गिर गए। भाग्यशाली बात केवल यह थी कि जैक ने उसे छोड़ा नहीं और अंततः चारों ओर पूछने के बाद उसे ढूंढ लिया। भयंकर परमाणु प्रदूषण से उत्पन्न काले बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया। संक्रमित लोगों के बाल झड़ गए और वे बदसूरत लगने लगे।
अन्ना को फिर से मौत की चिंता होने लगी। सौभाग्यवश उसका प्रेमी जैक उसके पास आ गया। उसका इरादा अन्ना को अपने पास रखने का नहीं था। उसके बाद वह अन्ना को ढूंढता रहा। जब उसे खबर मिली और वह आया तो अन्ना के दिल को आखिरकार थोड़ी गर्मी महसूस हुई और उसने अपने प्रेमी को कसकर गले लगा लिया। जल्द ही उसकी चाची ने उसे खबर दी कि उसकी माँ बच नहीं पाई और उसने परमाणु संदूषण में ही उसे जन्म दिया। वह उसे अपने घर ले गई और पास के स्कूल में भेज दिया। स्कूल जाते समय रास्ते में अन्ना को लिली मिली और अन्ना ने खुशी खुशी उसका अभिवादन किया। लेकिन कुछ बातें करने के बाद लिली अपने बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही बस से उतर गई। स्कूल में उसके सहपाठी भी उसे उसी तरह देखते थे, मानो अगर वे उसके थोड़ा भी करीब आ गए तो वे परमाणु विकिरण के संपर्क में आ जाएंगे। जैक भी स्कूल में स्थानांतरित हो गया। अपने सहपाठियों की राय की परवाह किए बिना वह पूरे दिन अन्ना के साथ रहा। जैक के साथ अन्ना ने अंततः एक आरामदायक जीवन जिया। एक दिन उन्हें अच्छी खबर मिली कि जिस क्षेत्र में वे रहते थे वह अब सुरक्षित है और वे किसी भी समय वापस आ सकते हैं। दोनों तुरंत बहुत खुश हो गए और उनके जीवन में अंततः नई आशा जगी। फिर एक दिन जब जैक नहा रहा था तो उसे अपने शरीर पर बड़े बड़े धब्बे दिखे। वह विकिरण से संक्रमित था। यह जानते हुए कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, जैक निराशा में छत पर खड़ा था। सौभाग्यवश अन्ना समय पर पहुंच गई और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। खैर, वे दोनों संक्रमित थे, इसीलिए उन्होंने एक साथ अपने शहर वापस जाने का फैसला किया। हरे भरे मकई के खेत अब ठंडे पीले रंग में बदल गए हैं। वे पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य कैसा होगा। आखिरकार उनके प्रियजन उनके साथ हैं और हर दिन आशा से भरा है।